फिल्म की शुरुआत अमेज़न के घने जंगलों से होती है। वहां एक जीप में एक लड़का और लड़की थे जिनके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा है। वे किसी चीज को छिपा रहे हैं पर तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। एक पल के लिए सांसें थम जाती हैं, पर वो सिर्फ एक बंदर था। इसके बाद वो लड़की अकेली ही अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वहां से बिजली की रफ्तार से भागती है। दूर खड़े दो लोग उसे देख लेते हैं और अपनी बोट पर सवार होकर उसका पीछा शुरू करते हैं, पर तभी बिना किसी चेतावनी के पानी के अंदर से एक विशाल एनाकोंडा उछलता है और एक आदमी को बीच हवा में ही दबोच लेता है और वो आदमी को लेकर गहरे पानी के अंदर समा जाता है। खैर, वे उसका पीछा क्यों कर रहे थे ये कहानी में आगे पता चलेगा। अब हम मिलते हैं डग से। वो एक फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन उसका करियर बुरी तरह गिर चुका है। हालत ये है कि अब उसे फिल्मों के बजाय शादियों की वीडियोग्राफी करके गुजारा करना पड़ रहा है। डग अपनी इस मजबूरी से चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि वो बड़े पर्दे के लिए बना है। दूसरी तरफ उसका दोस्त ग्रिफिन है जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। उसे एक फिल्म में डॉक्टर के असिस्टेंट का छोटा सा रोल मिला है, लेकिन अपनी ओवर एक्टिंग और बार बार रीटेक लेने की वजह से उसे सेट से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। डग को पता चल गया था कि ग्रिफिन को एक बड़ी फिल्म मिल गई है, लेकिन अब असलियत ये है कि ग्रिफिन के पास कोई काम नहीं है। इस तरह दोनों अपनी लाइफ के सबसे निचले स्तर पर हैं और किसी बड़े ब्रेक की तलाश में हैं। रात को डग अपनी पत्नी के साथ कार से घर लौट रहा होता है और जैसे ही वो घर के अंदर आता है उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। उसके बेटे ने उसके जन्मदिन के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। वहां डग के पुराने यार दोस्त जमा थे। केनी, क्लेयर और ग्रिफिन को देखकर डग काफी खुश होता है। पार्टी के दौरान वे टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखते हैं जिसमें ग्रिफिन ने बचपन में बहुत शानदार एक्टिंग की थी। उस फिल्म में क्लेयर भी थी जो उस समय जवान थी और एक बड़ी स्टार मानी जाती थी। सब पुरानी यादों में खो जाते हैं। अगली सुबह ये चारों एक रेस्टोरेंट में फुर्सत से बैठकर बातें करते हैं। बातों बातों में 1997 की सुपरहिट फिल्म एनाकोंडा का जिक्र छिड़ता है। तभी ग्रिफिन एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि उसके पास एनाकोंडा फिल्म के रीमेक बनाने के राइट्स हैं। ग्रिफिन सबको ऑफर देता है। वो केनी को शूटिंग और कैमरा संभालने के लिए मना लेता है और क्लेयर को अपने साथ कई साल बाद एक्टिंग करने के लिए राजी करता है, जबकि वो डग को फिल्म का डायरेक्टर बनने के लिए कहता है। शुरुआत में डग साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक पागलपन भरा आइडिया है और उसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी भी है। लेकिन घर लौटने के बाद उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो आज कुछ बड़ा नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी शादियों की वीडियो ही बनाता रह जाएगा। आखिरकार वो ग्रिफिन को हाँ कह देता है। चारों मिलकर एक छोटा मोटा लोन पास करवाते हैं और फिल्म की तैयारी में जुट जाते हैं। डग दिन रात एक करके एक दमदार स्क्रिप्ट लिखता है जो सबको बहुत पसंद आती है। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। शूटिंग के लिए अमेज़न के जंगलों में जाना। डग भावुक होकर अपने परिवार से आखिरी बार मिलता है और अपनी टीम के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ता है। वे सब ब्राजील पहुंचते हैं जहां से अमेज़न के घने रेन फॉरेस्ट का सफर शुरू होना है। वहां उनकी मुलाकात कार्लोस नाम के एक अनुभवी सपेरे से होती है। डग को अपनी फिल्म के लिए एक असली सांप की जरूरत थी, इसलिए कार्लोस उन्हें अपना सबसे खतरनाक सांप दिखाता है। सांप को देखते ही सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन कार्लोस उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, असली एनाकोंडा इससे कई गुना बड़े होते हैं। वे अपने शिकार को साबुत निगल जाते हैं और कभी-कभी उन्हें दोबारा आराम से खाने के लिए उगल भी देते हैं। तब तक इंसान मर चुका होता है, लेकिन अगर कोई जिंदा बच गया तो वो दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत होगी। यहाँ वही रहस्यमयी लड़की भी दिखती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसके पीछे अब भी कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो डग की टीम से मिलती है और अपना नाम एना बताती है। एना कहती है कि जिस बोट से वे आगे जाने वाले हैं वो उसके पिता की है और वही इसे चलाएगी। डग और उसकी टीम को पता है कि बाकी सारी नावें पहले ही बुक हो चुकी हैं, इसलिए वे एना से गुजारिश करते हैं कि उन्हें भी साथ ले चले। वे लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए थे, इसलिए एना टीम की बात तुरंत मान जाती है और जल्दी बोट स्टार्ट करती है। वे अमेज़न की विशाल नदी पर आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ गहरा हरा जंगल, पानी पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें, ऐसा लगता है जैसे वे जन्नत में आ गए हों। वो बोट नदी के बीचों बीच किसी तैरते हुए महल जैसी लग रही थी। सभी ये खूबसूरती देख बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंदरगाह पर पीछा करने वाले उन लोगों को पता चल जाता है कि एना एक फिल्म क्रू के साथ बोट लेकर निकल चुकी है। रात को बोट पर सभी दोस्त बैठकर कल की शूटिंग की प्लानिंग करते हैं। डग बड़े जोश में कहता है, कल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। अगले दिन बेहद खूबसूरत सुबह होती है और टीम अपना काम शुरू कर देती है। ग्रिफिन अपनी पुरानी एक्टिंग का दम दिखाता है और फिल्म के सीन के लिए एक डायलॉग्स बोलता है। दिन भर कई सारे सीन्स लिए जाते हैं। काफी रीटेक्स और कड़ी मेहनत के बाद शाम ढलती है। रात को खाने की मेज पर सभी हंसी मजाक के मूड में होते हैं। डग और ग्रिफिन अगले सीन को और बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिसमें
काफी मजाक और हल्की फुल्की तकरार होती है, जबकि एना खामोश बैठी होती है। जब सब गहरी नींद में सो जाते हैं तब कार्लोस की पेटी से उसका सांप चुपके से बाहर निकल आता है। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ सोए हुए ग्रिफिन की ओर बढ़ता है। दृश्य काफी खौफनाक है, लेकिन वो सांप ग्रिफिन को छोड़कर उसकी किताब पर झपट्टा मारता है। शोर सुनकर सबकी नींद खुल जाती है, पर कार्लोस स्थिति संभाल लेता है और कहता है, डरने की बात नहीं है, मेरा सांप प्रोफेशनल है, वो मेरे इशारों पर चलता है। अगला दिन एनाकोंडा वाले मेन सीन की शूटिंग का है। केनी कैमरा सेट करता है और कार्लोस अपने सांप को ग्रिफिन के गले के पास लाता है। ग्रिफिन पूरी तरह डरा हुआ है। डक चिल्लाता है, थोड़ा और पास लाओ, हमें और नेचुरल लुक चाहिए। जैसे ही सांप ग्रिफिन के चेहरे के एकदम करीब आता है, वो दहशत में आकर उसे जोर से झटक देता है। सांप उछलकर बोट के पीछे चल रहे बड़े पंखे में जा गिरता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। फिल्म का इकलौता और मुख्य एक्टर सांप मर चुका था। कार्लोस अपने पालतू साथी की मौत पर फूट फूट कर रोता है। पूरी टीम दुखी मन से उस सांप का नदी में अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ ही दूरी पर पीछा करने वाले गुंडों का एक आदमी दूरबीन लगाए बैठा था। उसकी नजरें एना की बोट पर जमी थीं। तभी उसे पानी में कुछ सरसराहट महसूस हुई, पर उसने उसे मामूली हलचल समझकर नजरअंदाज कर दिया। अचानक पानी की सतह फटी और एक विशालकाय एनाकोंडा बिजली की गति से बाहर निकला। वो सांप इतना लंबा और खौफनाक था कि उसकी एक ही लपेट ने उस आदमी को जकड़ लिया और उसे गहरे पानी की अतल गहराइयों में खींच ले गया। बोट पर ग्रिफिन कार्लोस से माफी मांगता है। वो अपने पुराने दोस्त के खोने का दर्द साझा करता है, जिससे कार्लोस का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देता है। कार्लोस कहता है कि फिल्म पूरी करने के लिए उन्हें एक और सांप ढूंढना ही होगा। रात के घने अंधेरे में वे दोनों अमेज़न के उस दलदली और जानलेवा जंगल के अंदर कदम रखते हैं। चारों तरफ अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। डर के मारे ग्रिफिन का बुरा हाल हो जाता है और वो कार्लोस से बिछड़कर वापस बोट पर भाग आता है, लेकिन उसे पता चला कि कार्लोस वापस नहीं लौटा है। दरअसल जंगल की खामोशी में उस विशाल एनाकोंडा ने कार्लोस को अपना शिकार बना लिया था। जब 1 घंटे तक कार्लोस नहीं लौटा तो डग, केनी और एना उसे ढूंढने के लिए जंगल के भीतर जाते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी वैन मिलती है। जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं, अचानक उसके शीशे पर कार्लोस की लाश आकर गिरती है। सबके होश उड़ जाते हैं। सामने साक्षात काल खड़ा था, एक ऐसा एनाकोंडा जो किसी डायनासोर जितना विशाल और भयानक था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वैन स्टार्ट करनी थी, पर इंजन जवाब दे गया। डग अपनी जान हथेली पर रखकर बाहर निकलता है और इंजन ठीक करता है। एनाकोंडा उस पर हमला तो करता है, पर डग बाल बाल बचकर चलती वैन में कूद जाता है। वे वैन भगाते हैं और वो दैत्य जैसा सांप उनके पीछे लगा रहता है। इसी बीच गुंडों का लीडर पीछा करता हुआ वहां उनकी बोट तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि एना यहाँ से निकल चुकी है, तो वो अपने आदमियों को जंगल में आसपास ढूंढने का हुक्म देता है। तभी गुंडों की नजर भागती हुई वैन पर पड़ती है। वैन के अंदर से केनी उन्हें देखकर मदद के लिए रुकने को कहता है, पर एना चिल्लाकर मना कर देती है। वो पहली बार अपनी असलियत बताती है कि ये लोग सोने के तस्कर हैं और बहुत खतरनाक हैं। ये जंगल में किसी भी बाहरी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। वे सभी गुंडों को चकमा देकर आगे बढ़ते हैं, पर तभी रास्ते में उनका लीडर अचानक सामने आ जाता है। वो बंदूक तानकर सिर्फ एना के बारे में पूछ रहा होता है। तभी पीछे से एना आकर उसे जोरदार वार से बेहोश कर देती है। इसके बाद पूरी टीम वापस बोट पे लौट आती है। एना उनको चेतावनी देती है, यहाँ रुकना खुदकुशी है। अगर जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से कई किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में भागना होगा, जहाँ एक छोटा एयरपोर्ट है। डग, जो अब तक अपनी फिल्म के सपने देख रहा था, हालात को देखते हुए शूटिंग रोकने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उनके पास अब ना तो सांप बचा था और ना ही सुरक्षा। लेकिन डग का डायरेक्टर वाला दिमाग शांत नहीं बैठता। वो पूरी रात बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पर रिसर्च करता है और अगली सुबह एक धमाकेदार आइडिया के साथ सबको जगाता है। वो कहता है, हमें किसी असली सांप की जरूरत नहीं है। हम एनाकोंडा फिल्म में एक नया ट्विस्ट डालेंगे, एक डुअल सीक्वेंस जहां जंगल में हमारा सामना असली तस्करों से होगा। ये आइडिया सबको पसंद आता है, क्योंकि इसमें ड्रामा और एक्शन भरपूर था। वे इसके लिए नए किरदारों की तलाश करते हैं और एना की मदद लेते हैं। एना जब फाइटिंग सीन करती है तो वो इतनी माहिर लगती है जैसे वो असल जिंदगी में भी एक ट्रेन्ड फाइटर हो। धीरे धीरे एना फिल्म की में किरदार बन जाती है और ग्रिफिन, जो खुद को बड़ा स्टार समझ रहा था, एक साइड एक्टर बनकर रह जाता है। ग्रिफिन को ये बात हजम नहीं होती और उसकी डग के साथ तीखी बहस हो जाती है। ग्रिफिन कहता है, ये फिल्म एनाकोंडा नहीं, एना की फिल्म बन गई। इसी बीच नदी में एक दूसरी अत्याधुनिक बोट दिखाई देती है। डग उनसे बात करता है तो उसे एक कड़वा सच पता चलता है। वे लोग भी असल में एनाकोंडा का रीमेक बनाने ही आए हैं। डग को अब समझ
समझ आता है कि ग्रिफिन ने उन सब से झूठ बोला था। उसके पास फिल्म के कोई कानूनी राइट्स थे ही नहीं। डग आग बबूला होकर ग्रिफिन को धमकाता है, तुम्हारे इस झूठ की वजह से हम यहां अपनी जान जोखिम में डालकर फंसे हुए हैं और जिस फिल्म को हम बना रहे हैं उसका हमारे पास अधिकार तक नहीं है। ग्रिफिन अपनी गलती मानने के बजाय अपनी ईगो पर ले लेता है। इससे पहले कि डग उसे फिल्म से निकाले, वो खुद ही एक छोटी लाइफ बोट लेकर दूसरी टीम की तरफ निकल पड़ता है ताकि वे उसकी मदद करें। लेकिन जब वो वहां पहुंचता तो पाया वो आलीशान बोट तहस नहस हो चुकी थी। उस विशाल एनाकोंडा ने उसे खिलौने की तरह पलट दिया था। वहां एक लड़की फंसी हुई अपनी जान की भीख मांग रही थी। ग्रिफिन उसे बचाने का दिलासा देता है, लेकिन तभी अचानक वो दानव जैसा सांप पलक झपकते ही उसे खत्म कर देता है और अब यहां ग्रिफिन की जान भी खतरे में है। डग एना के कहने पर एक सुनसान किनारे पर बोट रोक देता है ताकि अगले सीन की शूटिंग की जा सके, पर एना अपना असली रंग दिखाती है। वो अचानक अपनी बंदूक निकालती है और सबके ऊपर तान देती है। डग और उसकी टीम सन्न रह जाते हैं। एना उन्हें धमकाते हुए कुछ भारी बैग्स को बोट में लोड करने का हुक्म देती है। सच्चाई सामने आती है, ये बैग्स सोने से भरे हुए हैं। तस्कर वे पीछा करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि एना खुद इस माफिया की मास्टरमाइंड थी। वो सोना चुराकर भाग रही थी। डग गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्लाता है, तुमने हमारा इस्तेमाल किया। वो गुस्से में सोने से भरा एक बैग सीधे नदी के पानी में फेंक देता है। तभी वो लीडर वहां पहुंच जाता है और स्थिति को संभालता है। वो खुलासा करता है कि वो सरकार का एजेंट है और ब्राजील में सोने के माफियाओं पर नजर रख रहा है। इसी बीच ग्रिफिन भी किसी तरह तैरते हुए वापस बोट के पास पहुंच जाता है। उसे वहां सेफ्टी बोट में बंदूक मिलती है और ये स्थिति देखकर वो लीडर पर गोली चलाता है। इस तरह अनजाने में बाजी एना के हाथ में आ गई। एना उस मौके का फायदा उठा के लीडर को मार देती है और सबको घुटनों पे ले आती है। लेकिन क्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत दिखाती है और एना से बंदूक छीन लेती है। तभी अमेज़न की गहराई से वो साक्षात काल निकलता है। विशालकाय एनाकोंडा पानी की सतह को चीरते हुए बाहर आता है और अपनी विशाल जबड़ों से एना को जकड़ लेता है और उसे गहरे पानी के अंदर ले जाता है। एना का अंत हो चुका था। ये खौफनाक मंजर देखकर डग, ग्रिफिन और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से बेतहाशा भागने लगते हैं। उस दौरान डग ग्रिफिन की तारीफ कर रहा होता है कि भाई कम से कम तूने अपने सपनों का पीछा तो किया, मैं तो बस। डग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऊपर से विशाल एनाकोंडा बिजली की तरह झपटा और डग को साबुत निगलकर पेड़ों के बीच ओझल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भागे। ग्रिफिन को खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसके एक झूठ ने उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान ले ली। केनी बताता है कि आगे एक खुला मैदान है जिसे पार करने के लिए उन्हें एनाकोंडा का ध्यान भटकाना होगा। तभी उन्हें पास की झाड़ियों में डग और एक जंगली सुअर की लाश मिली जिसे एनाकोंडा ने आधा पचाकर उगल दिया था। उन्हें लगा डग मर चुका है, इसलिए वे डग और सुअर को चारे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। वे सुअर को एक रस्सी से ऊपर बांधते हैं और एक मरी हुई गिलहरी डग के मुंह में ठूस कर वहां से भाग निकलते हैं। तभी एनाकोंडा की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन दूर से ग्रिफिन देखता है कि डग अभी जिंदा है, वो बस बेहोश था। डग जैसे ही आंखें खोलता है पीछे एनाकोंडा को पाकर बेतहाशा भागने लगता है। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पीठ पर एक जिंदा सुअर बंधा हुआ है। एनाकोंडा हमला करता है पर डग की किस्मत अच्छी थी। सांप के हाथ सिर्फ वो सुअर लगता है और डग बच निकलता है। अपने दोस्त को जिंदा पाकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भागते भागते वे असली एनाकोंडा मूवी के सेट पर पहुंचते हैं जिसे दूसरी टीम ने बनाया था। वहां उन्हें एक बड़ा सांप दिखता है जिसे गोलियों से भून देता है कोई और नहीं बल्कि आइस क्यूब, पुरानी फिल्म का असली हीरो जो इस रीमेक के चक्कर में यहाँ फंस गया था। अब सब मिलकर तय करते हैं कि इस शैतान को बम से उड़ाना ही होगा। प्लान खतरनाक था। डग और ग्रिफिन गाड़ी में बैठकर एनाकोंडा को ललकारते हैं। वह दानव जिसके सिर पर खून सवार था दहाड़ते हुए उनके पीछे पड़ता है। वे उसे सीधे उस मैदान में ले जाते हैं जहां शूटिंग के लिए ढेर सारा बारूद बिछाया गया था। उनकी प्लानिंग सिर्फ एनाकोंडा को मारना नहीं बल्कि उसको रिकॉर्ड करना भी थी। डग चिल्लाता है एक्शन और चारों तरफ कान फाड़ देने वाले धमाके होने लगते हैं। आग की लपटों के बीच एनाकोंडा जलने लगता है पर वह अब भी जिंदा था। तभी आइस क्यूब की बाकी टीम मिलकर उसके चीथड़े उड़ा देती है। जब अंत में उसका कटा हुआ सिर फिर से उठने की कोशिश करता है तो डग अपने गोल्डन आइडल से उसका काम तमाम कर देता है। एनाकोंडा का अंत हुआ और साथ ही उनका परफेक्ट शॉट भी पूरा हुआ। फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इसे पागलों की तरह पसंद किया। हर तरफ डग और ग्रिफिन के चर्चे थे, लेकिन तभी सोनी ने एंट्री मारी और फिल्म को बैन कर दिया क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं थे। ये थी बेचारे डग की किस्मत।
खैर ग्रिफिन और क्लेयर ने आखिरकार शादी कर ली। ग्रिफिन को एक नई फिल्म भी मिल गई, जबकि केनी अपनी नॉर्मल वाली जिंदगी में मस्त हो गया। डग घर पर खाली बैठा था कि तभी उसके दरवाजे पर सोनी की तरफ से एक लड़की आई। उन्हें ये फेक रीमेक इतना पसंद आया कि उन्होंने डग को असली एनाकोंडा रीमेक डायरेक्ट करने का ऑफर दे दिया। ये सुनकर डग की हालत खराब हो गई। फिर से सांप। और फिल्म के अंत में पता चलता है कि कार्लोस भी मरा नहीं था, बल्कि वो भी किसी तरह बच गया था। इसी के साथ इस मजेदार और डरावने सफर का अंत होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली धमाकेदार फिल्म आपसे मिस ना हो। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत और बहुत ज्यादा धन्यवाद।